Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको वेरियस और भी जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं। सभी को कंपाइल करके हमारा यह डिस्कशन रहता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियो का जो अंत है उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसके माध्यम से आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो भी आज लेक्चर से पढ़ा है इससे अगर कोई सवाल एग्जामिनेशन में आता है तो मैं उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। चलो फिर मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कहाँ से लेना है। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। सीधा पीडीएफ लिख देना, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पर इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। दोस्तों चले जाना, क्योंकि अभी हम लोग 13,000 के आसपास वहाँ पे होने वाले हैं। तो मेक श्योर करना आप टोटल वहाँ पर जाओ और मेरे साथ में आप पर्सनली जुड़ जाओ और वहाँ पर जल्द से जल्द 13K को पहुँचा दो। 12.9K के आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट से सेशन को। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बात की जा रही है GEAC के बारे में, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी रिसेंटली न्यूज़ में थी, लेकिन अब ये वापस से न्यूज़ में आया। GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन से आप इसको लिंक कर पाओगे। हुआ क्या है, 3 राज्य हैं जिसका नाम है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ये जो 3 स्टेट्स हैं इन्होंने हाल ही में जो प्रपोजल दिया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की साइड से, उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया है इन तीनों स्टेट ने। अच्छा, वो प्रपोजल किस चीज़ को लेकर था? वो प्रपोजल था इस चीज़ को लेकर कि इन तीनों स्टेट में एक नई प्रकार की जो कॉटन सीड होती है, यानी कि जो कपास की बीज होती है, वो एक नई प्रकार की बीज को उगाने का, उसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया था। तीनों स्टेट्स ने माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब ये काम किसने किया था? इस कमेटी ने। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जाएगा? इस कमेटी के बारे में ज़रूर से पूछा जाएगा, ये कमेटी है क्या। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसमें से कुछ डेटा निकाल कर पढ़ने वाले हैं। तो आओ डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये एक प्रकार की स्टैच्यूटरी कमेटी है, यानी एक पर्टिकुलर कानून के माध्यम से बनाई गई है। इसको जो भी यहाँ पे हमारे रूल्स हैं, किस चीज़ को लेकर, जो हमारे रूल्स हैं ना, फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज़, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस पर्टिकुलर नियम के अंडर में यहाँ पर इस स्टैच्यूटरी कमेटी को तैयार किया गया है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आता है। नाउ ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी काम करती है कौन से मंत्रालय के अंडर? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस पूरे कमेटी का नाम पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हुआ करता था, जो कि बाद में साल 2010 में बदल दिया गया और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यहाँ पे कर दिया गया। तो एक नाम का बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अप्रूवल का अप्रेजल कर दिया गया, सिंपल। अब इस कमेटी का मेजर फंक्शंस क्या हैं? मेजर फंक्शंस हैं, देखो, जो हमारे 1989 के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, 1989 के जो यहाँ पर ये सारे के सारे कानून हैं, इन कानून के अकॉर्डिंग बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कमेटी देखने को मिलेगी। इस कमेटी का मेन काम क्या होता है कि मान लो कोई जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर यहाँ पे कोई चीज़ रिसर्च करनी है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट ट्रायल करना है, तो उसके प्रपोजल का काम ये करती है कमेटी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया? आपको पता होगा ना, जो फसलें होती हैं हमारी, उसके जीन के अंदर कुछ बदलाव किए जाते हैं ताकि वो जो फसल है और बेहतर हो सके। तो अभी के समय में इंडिया में जो जानी मानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप है वो कौन सी है? वो बीटी कॉटन है, आपको पता होगा, है ना, बीटी कॉटन। एक ऐसा कॉटन जिसके अंदर जिसके जीन में कुछ चेंजेस करे गए हैं, उसके बाद हमने वो कॉटन को उगाया है। और उस कॉटन की खास बात यह है कि उसमें कोई भी जो पेस्ट्स हैं, जो कीड़े वगैरह हैं, वो नहीं लग सकते। उस जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। तो उस प्रोसेस को अप्रूवल करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ट्रायल्स करना, वो सारे काम को लेकर जो प्रपोजल्स हैं वो जारी करता है, उस सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो हमारी इसी कमेटी के पास में होती है।
प्लस इस कमेटी का मेन काम और क्या है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, इनका यूज़ किस प्रकार से हो रहा है, इनका कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखने का काम होता है इस हमारी कमेटी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। समझ गए इस बात को। प्लस इसका एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इस कमेटी के पास में ताकत है, एक पावर है कि कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स जो कि खतरनाक होते हैं, जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते, लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, जहर साबित हो सकता है, उन पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रोक लगाने की ताकत भी इस कमेटी के पास में नज़र आती है। ठीक है, अब इस कमेटी में होता कौन कौन है, इसके कॉम्पोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको कमेटी को चेयर किया जाता है, यानी एक जो मेन व्यक्ति होता है वो एक स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं या फिर एडिशनल सेक्रेटरी हो सकते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो ये तो हो गए मेन चेयर करने वाले व्यक्ति। दूसरा जो को चेयर यानी कि इन चेयर पर्सन से नीचे वाले जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि इस कमेटी में काम कर रहे होंगे। आज के समय में इस कमेटी में टोटल 24 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। हर महीने इनकी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है वो मैंने आपको इनके फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी बताया। इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रालयों से निकल कर आए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से निकल कर आए, जैसे ICAR, ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च, CCMB, इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ से कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स को रखा गया है इस कमेटी के अंदर में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर इस जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को लेकर बन जाए तो दोस्तों छोड़कर मत आना, यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। आपने थंबनेल भी देखा होगा, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी, ये सारी ड्रिंक्स के अंदर एक चीज़ पाई जाती है तौरीन। हम लोग तौरीन के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ये हमारे द हिंदू के वीडियो में भी न्यूज़ में था, बट हमारा वीडियो क्योंकि नहीं आ पा रहा था, मेरे मदर का हेल्थ सही नहीं था, मुझे मदर के हेल्थ का रोज़ाना चेकअप कराने जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में मुझे इस वाले वीडियो को रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर सब कुछ ठीक हुआ है, तो जिसके बेसिस पर मैं आप वीडियो को वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट दोस्तों मैं कोशिश करता रहूँगा वीडियो रेगुलर आता रहे, आप नाराज़ ना होना। कुछ इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर ये वीडियो रेगुलर नहीं रख पाता हूँ मैं। ठीक है, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। मतलब कभी कभी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, आराम से 15-20 दिन कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन फिर बीच में वही वाले इश्यूज़ हो जाते हैं, वैसे ही फिर वीडियो रुकना स्टार्ट हो जाता है। कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे और रखेंगे कंटिन्यू। एनीवे, तौरीन की बात कर रहे थे, तो हाल ही में ना तौरीन को लेकर एक स्टडी की गई है और उस स्टडी ने सजेस्ट किया है कि कुछ चूहे या कुछ बंदर जिनकी उम्र जल्दी जल्दी ढल रही हो, उनकी उम्र को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनके जीवन को और ज़्यादा हेल्दी बनाया जा सकता है जब उनको तौरीन की अच्छी मात्रा दी जाए, उनको तौरीन खिलाया जाए। तो इस वजह से तौरीन जो है वो न्यूज़ में है। तो होता क्या है तौरीन, आओ मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये एक नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या है? एक प्रकार का अमीनो एसिड, इतना ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकेगा, ये नहीं पूछ रहे कि सल्फर है इसमें या नहीं है। ध्यान रख सकते हो, छोटा सा पॉइंट है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर है। ये जो तौरीन है इसका जो मेन यूज़ होता है अपने ब्रेन के लिए, आईज़ के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तौरीन क्या हमारे फूड में मिलता है? बिल्कुल, तौरीन जो है नेचुरली आपको फूड में मिल जाएगा, जिसमें प्रोटीन होता है, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो तौरीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ गए इस बात को? अब इस तौरीन का मेन फंक्शंस क्या होता है? देखो, एक इंसान की जो बॉडी है ना, वो इस तौरीन को अगर किसी की बॉडी में डाला जाए तो इस तौरीन का वो यूज़ करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। एक इंसान के बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करता है ये तौरीन। साथ ही साथ में ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर में जो बॉडी में फ्लूइड्स है ना, उनको बैलेंस करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। बॉडी में सॉल्ट है, मिनरल्स है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको सही से यहाँ पर कह सकते हो मेंटेन करने का ये काम करता है। तौरीन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट और ब्रेन को हेल्दी रखने का काम करता है। हमारी नर्व ग्रोथ को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता है, डायरेक्टली ब्रेन को भी सपोर्ट करता है, कहने का मतलब है। यानी कि इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। जो हार्ट फेलियर है उसको रोकेगा ये, ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, प्लस आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा शांत करने का काम कर सकता है तौरीन। उसके अलावा जो लोग मोटापे से सफ़र कर रहे हैं, प्लस जो एथलेटिक परफॉर्मेंसेस में यहाँ पर इन्वॉल्व है, यानी कि एथलीट हैं,
जो लोग मतलब थकावट ज़्यादा जिनको ज़्यादा जल्दी हो जाती है, डायबिटीज़ से परेशान है, ऐसी और दूसरी कंडीशंस भी हो सकती हैं। उन कंडीशंस में तौरीन का यूज़ किया जाता है। मोटापे के लिए, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए, थकान के लिए, डायबिटीज़ के लिए तौरीन का स्पेशल यूज़ होता है। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि तौरीन एक प्रकार का अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड्स होते क्या हैं ये भी जानना ज़रूरी है। अमीनो एसिड एक प्रकार का ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स को बनाने का काम करता है, प्रोटीन की बिल्डिंग में हेल्प करने का काम करता है अमीनो एसिड। यहाँ पर 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एक प्रोटीन में आप देखोगे एक या एक से ज़्यादा अमीनो एसिड्स की चेन पाई जाती हैं जिनको पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जाना जाता है। समझ गए इस बात को? कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, नेचुरली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। इवन EAA का सप्लीमेंट भी आता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अपने आप नहीं बनते, इसे हमें बाहर डाइट से कवर करना होता है, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। समझ गए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो हमारा तौरीन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है। आगे आते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। ऑपरेशन अमानत के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये न्यूज़ में क्यों है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हाल ही में एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, नाम दिया है ऑपरेशन अमानत। इस ऑपरेशन का मेन मकसद है कि मान लो आप रेलवे स्टेशन पर सफ़र कर रहे थे, कहीं पर जा रहे थे, तो आप अपना सामान भूल गए हो, है ना, तो आपके सामान को आप तक पहुंचाने का काम करना, और वो काम इसी ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन अमानत के अंदर किया जाता है। ऑपरेशन अमानत इनिशिएटिव के अंदर में जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिस इनिशिएटिव के माध्यम से जो हमारे पैसेंजर्स कभी कभी सामान को भूल जाते हैं स्टेशन पे गाड़ी में, तो उनको उनके सामान तक, यानी कि उनका सामान उनके तक पहुंचाना। उसके साथ साथ यहाँ पर इस ऑपरेशन का मेन मकसद है कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनका सामान, जो उनकी बिलोंगिंग्स अगर वो खो जाती है तो उसको ट्रैक करना, और जो भी इंसान का सामान अगर खोता है, लॉस्ट हो जाता है उनका लगेज, तो फिर उसकी सारी डिटेल्स, फोटोज़, ये सारी चीज़ें हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या करती है, एक वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। तो जितनी भी डिटेल्स अगर आपको खोजनी होगी, आपका सामान अगर खो गया है, तो वो डिटेल्स कहाँ पे अपलोड होंगी? wr.indianrailways.government.in करके यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आप इसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अलग से एक डिवीज़न दिया गया है मिशन अमानत का, यानी इस वेबसाइट पर जाओगे, मिशन अमानत का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो हैं वो जो भी है वो अपलोडेड रहेगा। प्लस जो ये पैसेंजर्स हैं वो अपने लगेज को जब जब भूल जाएंगे तो वो चेक कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन का जो लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस सेंटर होता है ना, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपका सामान मिल जाएगा। तो ये है हमारा ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत को किसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? वो है RPF, दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं भूल सकते। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक प्रकार की इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स, सभी को पता है। नाम से ही पता चल रहा है कि रेलवे सेक्टर के लिए यूज़ की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जो रेलवे के पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर RPF को बनाया गया है। पैसेंजर एरिया हो गया, रेलवे की प्रॉपर्टी हो गई, उन सब की सुरक्षा के लिए RPF को बनाया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को एक कानून के माध्यम से, एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। उस एक्ट का नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957। ये इकलौती सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, CAPF है, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से जानते हैं। इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स जो कि CAPF के अंडर में आती है, और इनके पास में पावर है अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, किसी क्रिमिनल्स को, कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, उसको अरेस्ट करने की पावर वगैरह इनके पास में आ जाती है। प्लस आपसे पूछा जा सकता है कि भैया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन से मिनिस्ट्री के अथॉरिटी के अंदर में आता है? तो वो कौन सा मंत्रालय? वो यहाँ पर रेलवे मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देखने को मिलेगा। जितने भी RPF के ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के यानी IRPFS के भी यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं बेसिकली। और इन सब लोगों को कैसे रिक्रूट किया जाता है? UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसा आप UPSC एग्जाम देते हो तो उसी के माध्यम से IRPFS के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं। प्लस ये जो पूरी बॉडी है इसको हेड करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल भी होते हैं। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में हमारे PM मोदी ने एक नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, इस इवेंट का उद्घाटन किया था। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो ये जो इवेंट है ना, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का हिस्सा है, यानी कि मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। इस पूरे ट्रेनिंग इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, जहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देते हो सिविल सर्विसेज का, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, वो वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं
उनके साथ में कोलैबोरेशन किया जाए और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे पूरे देश भर के लिए, उनकी ट्रेनिंग को और बेहतर किया जाए, अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग दिया जाए, उस पूरे प्रोसेस को और मजबूत किया जाए। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का। इस कॉन्क्लेव को कौन होस्ट कर रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसको होस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे 1500 से ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे हमारा सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल एंड जोनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर में। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में, केंद्र सरकार के अधीन जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब यहाँ पे इस डिस्कशन में, इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो इवेंट है ये 8 पैनल के डिस्कशंस के साथ में होगा। 8 बार डिस्कशंस चलेंगी, 8 मेजर डिस्कशंस होंगी, जहां पर मेन फोकस होगा सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लेकर कि किस प्रकार से हम उन ट्रेनिंग्स को और बेहतर कर सकते हैं, फैकल्टी का कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, ट्रेनिंग इम्पैक्ट क्या रहेगा, कंटेंट का यहाँ पर जो क्वालिटी है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अब ये सारा काम मिशन कर्मयोगी के तहत भी किया जा रहा है। इसको आप मिशन कर्मयोगी भी कह सकते हो या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से भी यहाँ पर जाना जा रहा है। अब मिशन कर्मयोगी का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको तैयार करना आगे फ्यूचर के लिए, उनकी जो ट्रेनिंग है उतनी बेहतर कर देना जिससे ये ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव यहाँ पर हो जाएँ। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सा, ये जो एक कह सकते हो यूनिक सा जो प्रोग्राम है ना, इसका मेन मकसद यही है कि जो सिविल सर्वेंट्स हमारे देश में हैं उनकी फाउंडेशन, उनकी जो नींव है वो मजबूत करना, और वो कहाँ से होगा? ट्रेनिंग से होगा। तो ये एक मेन फोकस है, यहाँ पर लर्निंग के ऊपर एक मेन फोकस होने वाला है। इस मिशन कर्मयोगी को लागू करने वाली बॉडीज़ कौन सी हैं? तो 4 प्रकार की नई बॉडीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो ये नई बॉडीज़ होंगी ना, एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी अलग से कुछ बॉडीज़ बनाई जाएंगी जिनके अपने कुछ डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स वगैरह होंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के, प्लस एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू हेड किया जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिंग बॉडीज़ होने वाली जो कि कर्मयोगी को लागू करने का काम करेंगी। समझ गए? बहुत सिंपल है, मज़ा आ रहा है, और मतलब कम समय में आपको बिल्कुल एकदम क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में एक बॉडी न्यूज़ में है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IPBI। इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। अच्छा, मैं शायद न्यूज़ लाना भूल गया हूँ, बट ये जो बॉडी है ये न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस बॉडी के बारे में जानेंगे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। देखो, ये जो बॉडी है ना, इसको 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंडर में इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ये जो बॉडी है इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि इस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लागू करना। अच्छा, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी क्या है? देखो, ये जो मामला है ना पूरा, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये कोई अगर कंपनी, कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, यानी कि उसकी कंपनी डूब जाती है, अब दिवालिया हो गया, कोई पैसा बचा नहीं है, बैंकरप्ट हो चुका है, उसको दिवालिया बोलते हैं। अगर दिवालिया घोषित हो चुका है तो उस पर्टिकुलर मैटर्स को यहाँ पर देखने का काम करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। समझ गए इस बात को? आगे आते हैं। इसके मेन काम क्या है? मेन काम यहाँ पर यही है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं, है ना, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ हैं, कुछ कंपनियां हैं जो किस प्रकार के मैटर्स को देखती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करना, प्लस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को लेकर, है ना, जो कंपनीज़ हैं अगर कोई इंसॉल्वेंसी है उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उस पर्टिकुलर मामले को लेकर यहाँ पर ये बॉडीज़ जो हैं वो काम करती हैं। प्लस एट द लास्ट इस IBBI का मेन काम ये भी है कि जो भी हमारा रिकॉर्ड्स होता है इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, बैंक्रप्सी केसेस से रिलेटेड, जो भी केसेस निकल कर आए दिवालिया के, उन केसेस से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स निकल कर आए, उन रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट करने का काम करना, वो इन्फॉर्मेशन को अपने पास में स्टोर करके रखना, है ना। तो ये सारा काम भी IBBI का होता है। अब इसका कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये कॉम्पोजिशन होगा, इसमें कितने लोग हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के अंदर में कुछ मेंबर्स होते हैं जिसको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। मेंबर्स में सबसे पहले होते हैं एक चेयरपर्सन, ध्यान रखना, बाकी 3 मेंबर होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो जो ये 3 मेंबर्स हैं, इन 3 मेंबर्स में से एक जो है रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को,
एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, ये रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स होते हैं। बाकी एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। 5 और जो मेंबर्स होंगे वो हमारी केंद्र सरकार डायरेक्टली नॉमिनेट करेगी, जिसमें से 3 जो है वो डायरेक्टली होल टाइम मेंबर्स होंगे जो कि पूरे समय के लिए काम करेंगे। और जो चेयरपर्सन होगा उन चेयरपर्सन का टर्म ऑफ ऑफिस और जो बाकी सारे मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस होने वाला है वो 5 साल का होता है। 5 साल तक वो इसमें इस बॉडी में सर्व कर सकते हैं, या फिर उनकी जो एज है मैक्सिमम एज वो 65 क्यों ना हो जाए। दोनों चीज़ों में से जो भी पहले हो जाता है उसके हिसाब से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये सब एलिजिबल हो जाते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, वापस से इनका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। कैप्टेगन पिल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये जो आपको दवाइयाँ दिख रही हैं, जो गोलियाँ दिख रही हैं, इसी गोली के बारे में, इसी पिल के बारे में हम बात करने वाले हैं। हुआ क्या है दोस्तों, तो हाल ही में एक अरब लीग, आपको पता होगा अरब लीग में सीरिया वापस से जुड़ चुका है। तो अभी सीरिया जैसे जुड़ चुका है उसके बाद काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं किस चीज़ को लेकर, कि जो कैप्टेगन पिल है, जो ये दवाई है, इसका जो ट्रेड है ना, इसको लेकर वापस से डिस्कशन अभी के समय पर होना स्टार्ट हो चुका है। तो कैप्टेगन पिल न्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कैप्टेगन पिल क्या है, तो एक नशे की दवाई है, हाईली एडिक्टिव एम्फीटेमिन टाइप ड्रग आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि मेनली सीरिया में प्रोड्यूस किया जाता है, सीरिया में बनाया जाता है। तो ये जो ओरिजिनल कैप्टेगन है ना, इसके अंदर में फेनेटेलिन मिला होता है। क्या मिला होता है? फेनेटेलिन। एक सिंथेटिक ड्रग होता है एक प्रकार का। अब इससे क्या होता है, देखो ये जो दवाई है ये कमर्शियली बहुत सारे देशों में बेची जाती थी 1980s तक, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव है। एक इंसान अगर इसका यूज़ करता है तो उसको इसकी लत लगना 100% तय है। तो ये जो ये दवाई है इसके अंदर जो ये एम्फेटेमिन ड्रग है, ये एम्फेटेमिन क्या करता है, ये डायरेक्टली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसको एक्साइट करना स्टार्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है। एक एनर्जी मिलती है, एक इंसान का फोकस बढ़ेगा, वो लंबे समय तक जगा रह सकता है ना, उसके शरीर में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो दवाई है, ये जो ड्रग है, ये कहीं ना कहीं हमारे खून में 36 घंटे तक मिला रहता है। और अगर एक इंसान यहाँ पर इसको ओरली खाता है तो कहीं ना कहीं और लंबे समय तक यहाँ पर इसका जो मतलब कह सकते हो लंबे समय तक कंजम्पशन चल रहा है, ओरली खा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। 7 से 12 घंटे तक इसके इफेक्ट्स यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तो क्या बात है, बात यह है कि इसकी लत लगना तय है। इस वजह से यहाँ पर इसको कई सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इस बैन कर दिया है। प्लस इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वो साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले चीज़, इससे एक इंसान की भूख खत्म हो जाती है, उसका वज़न कम होने लगता है, उसके हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स उठने लगती हैं, हार्ट रेट काफ़ी तेज़ हो जाता है, इर्रेगुलर तरीके से यहाँ पर हार्ट बीट चल रही होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में दोस्तों न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हाल ही में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने रेकमेंड किया है हमारी केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार यूरिया जो है, यूरिया एक प्रकार का खाद है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने खेती बाड़ी के अंदर में, अपने फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारी केंद्र सरकार यूरिया को इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर में लेकर आए, इस प्रकार का रिकमेंडेशन हमारी केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, तो क्या यूरिया इस स्कीम में नहीं आती है? नहीं, अभी यहाँ पर इसको इसमें नहीं कवर किया गया है। तो ये स्कीम क्या है, चलो इसी को डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है क्या? ये जो स्कीम है इसको साल 2010 में लागू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र के तहत। अब ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री क्या है, ये तो मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। इसी मंत्रालय के अंदर में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। जब आपसे पूछा जाएगा इस स्कीम को कौन से डिपार्टमेंट ने लागू किया है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र। जब पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, और हर साल एनुअल बेसिस पर यहाँ पर एक सब्सिडी डिसाइड की जाती है कि भैया यहाँ पर जैसे मान लो फॉस्फेटिक और पोटेसिक, यानी कुछ खाद ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम मिला होता है। तो फॉस्फेटिक और पोटेसिक वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसमें पोटेशियम और ये खासकर फॉस्फोरस है, उसी के ऊपर यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। यानी जिस खाद में एक अच्छा न्यूट्रिएंट है
उसके बेसिस पर ये सब्सिडी दी जाती है, यूरिया के ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो फॉस्फेट और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को लेकर सब्सिडी फिक्स की गई है। ये सब्सिडी फिक्स करती है एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। ये सब्सिडी कैसे दी जाती है? ये सब्सिडी यहाँ पर एक रजिस्टर्ड फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को, यानी ये पोटेशियम और खासकर फॉस्फोरस वाला जो फर्टिलाइजर है ना, इसका जो मैन्युफैक्चरर है, जो इसको बना रहा है, उसको ये सब्सिडी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो हमारे किसान भाइयों को वो सस्ते दाम में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवा रहा है। हमारे किसानों को ये फर्टिलाइज़र सस्ते दाम में सब्सिडाइज रेट में दे रहा है, तो इन कंपनी को, इन मैन्युफैक्चरर्स को भी सब्सिडी की आवश्यकता है, वो सब्सिडी यहाँ पर गवर्नमेंट देगी। समझ गए इस बात को? तो ये यहाँ पर हमारा नेशनल बेस्ड सब्सिडी स्कीम है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे हमारे फार्मर्स को डायरेक्टली मदद मिल जाती है। वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला एक अच्छा खाद का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया के कंपैरिजन में फॉस्फेट पोटेशिक वाले फर्टिलाइजर्स काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। सिंपल हो गया। आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डाई मिथाइल एथर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, यानी कि DME। क्या है ये DME? आओ समझते हैं। तो हाल ही में IIT कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने 100% DME फ्यूल इंजन जो है ये बना लिया है। एक ऐसा फ्यूल इंजन जिसमें यहाँ पर DME का यूज़ होगा, यानी कि डाई मिथाइल एथर का यूज़ होगा। डीजल का यूज़ नहीं होगा, DME का यूज़ होगा। तो ये डाई मिथाइल एथर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। ये एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव है टुवर्ड्स द डीजल। जो हम डीजल का यूज़ करते हैं ना, डीजल की जगह आप इस डाईमिथाइल एथर का यूज़ कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर इसको बनाया गया है जो हमारे इग्निशन डीजल इंजन्स होते हैं उनके लिए। और ये डाईमिथाइल ईथर जो है अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे जापान, USA, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार का डाईमिथाइल ईथर यूज़ कर रही हैं। वो अपने व्हीकल्स में, जो खासकर डीजल वाली गाड़ियाँ, उसमें यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो DME फ्यूल्ड इंजन है ना, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसमें यहाँ पर डाईमिथाइल एथर का यूज़ किया जाता है, वो इंजन पोल्यूशन को कम पैदा करता है। अब डीजल वाला इंजन थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण करता है, पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस ज़्यादा छोड़ता है, लेकिन जो ये DME फ्यूल्ड इंजन होता है ये थोड़ा कम पोल्यूशन पैदा करता है। इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस लेवल की आपको देखने को मिल जाती है। बट है क्या, ये डीजल को टक्कर दे सकता है। नॉर्मल डीजल की बजाय आप इसका यूज़ कर सकते हो, सस्ता भी पड़ेगा। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को ये थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री बनाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह के अंदर से पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वो थोड़ा कंट्रोल होगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है। नाउ डाईमिथाइल ईथर की प्रॉपर्टीज़ क्या देखने को मिलेंगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, ये जो है कलरलेस गैस है बेसिकली। यानी कि अगर हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसमें इसको देखा जाए तो एक कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं है, एक गैस की फॉर्म में है। प्लस इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं? तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में खासकर डाइज और प्लास्टिक्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। प्लस एरोजॉल प्रोपेलेंट की तरह भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। गैस के फॉर्म में भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हुआ क्या है, हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए जो ये खाने का सपोर्ट दे रहे थे इथियोपिया को, उसको रोक दिया है। क्यों? क्योंकि इथियोपिया में जो खाना जा रहा है उस खाने का सही से प्रॉपर यूज़ नहीं हो पा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सस्पेंशन किया गया है ना। तो ये किसने किया है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। दैट इज़ वाई आपने इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये हमारी यूनाइटेड नेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जिसका मेन मकसद है भुखमरी से लड़ना। दुनिया भर में एक फूड सिक्योरिटी प्रमोट करना, लोगों को एक अच्छा हेल्दियर खाना प्रोवाइड करवाना, भुखमरी को ख़त्म करने का इसका मेन फोकस होता है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बेसिकली हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एक मेंबर है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम करता है लगभग 120 देश से ज़्यादा देशों के अंदर में, जहाँ पे कोई इमरजेंसी है या हालात ज़्यादा ख़राब है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो वहाँ पे लोगों में न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट के लिए एक अच्छा खाना देने का काम करता है। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत में भी काम कर रहा है 1963 से, आपने ध्यान में रखना है। अब इसको पैसा कैसे जाता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डोनेशन से काम करता है। अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, कॉरपोरेट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी सारा डोनेशन आता है, उस डोनेशन पर यहाँ पर ये काम करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कुछ रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करता है। रिपोर्ट्स जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। आपसे दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को कौन रिलीज़ करता है? तो वो रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत। जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है, ये हमें बताता है कि हमारे दुनिया भर के अंदर में किस लेवल पर भुखमरी चल रही है। प्लस हम लोग को ये ढेर सारे एनालिसिस को देने का काम करता है ना, जिससे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग
उस एनालिसिस में यहाँ पर ये बताता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया भर में खाने को लेकर एक क्राइसिस होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के माध्यम से, ध्यान रखना। तो ये रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस किया है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, एक इंटरनेशनल संगठन, एक इंटरनेशनल पूरी ग्रुप कह सकते हो, जिसका मेन काम है एक्सट्रीम हंगर से लड़ने का काम करना। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, ये समझ में आ गया, कौन सी मिनिस्ट्री में ये आता है और इंडिया में कब से काम कर रहा है। ना दोस्तों, जो आज के क्वेश्चंस हैं वो आज के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मतलब कि आज का जो क्वेश्चन है वो आपको मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, आपने लेक्चर को अच्छे से सुन लिया है, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन है वो दूंगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी रहेगा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी और मैं आज क्वेश्चन को लगा पा रहा हूँ। तो ध्यान से इन चीज़ों को सुनना। और दोस्तों, रात में एक बार PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेना, एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह सुबह आपका टेस्ट लिया जाएगा आज के इस वीडियो से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का टेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।